नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर 9 की 9 खबर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय से खबर मिल रही है। देखिए, बेगूसराय में मकान के किराए का पैसा मांगना एक मकान मालिक को उस वक्त महंगा पड़ गया जब किराएदार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे मकान मालिक धर्मेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना सिंघौल थाना क्षेत्र की डुमरी की बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कुम्हार टोली निवासी कृष्ण कुमार 1 महीने पहले तक धर्मेंद्र कुमार के मकान में किराए पर रहता था और लंबे समय से किराया नहीं देने के कारण उस पर 40,000 बकाया था। जब धर्मेंद्र कुमार ने कृष्ण कुमार को अपने मकान को खाली करने के लिए कहा और वो मकान खाली करके चला गया, लेकिन धर्मेंद्र कुमार ने जब बकाया पैसे मांगे तो कृष्ण कुमार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लाठी डंडे से धर्मेंद्र कुमार की जमकर पिटाई कर दी। चलिए, एक और बड़ी खबर मिल रही है पटना से। जल्द भरे जाएंगे हेडमास्टर के पद। देखिए, स्कूलों में हेडमास्टर की पोस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है। पोस्टिंग की तैयारी में शिक्षा विभाग जुट चुका है। 28 मई तक जिला और स्कूल का आवंटन होगा। दरअसल गर्मी की छुट्टी के बाद नए हेडमास्टर योगदान देंगे। बीपीएससी से चयनित शिक्षक इंतजार कर रहे हैं और बहुत जल्द इनका इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा विभाग मुख्यालय से आवंटन होगा। करीब 6,000 पद पर बहाली होने वाली है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं। बीपीएससी से चयनित शिक्षक इंतजार कर रहे हैं पोस्टिंग का और ये खबर मिल रही है कि बहुत जल्द हेडमास्टर के पद भी भरे जाएंगे। स्कूलों में हेडमास्टर की पोस्टिंग बहुत जल्द हो जाएगी। तो पोस्टिंग की तैयारी में ही अब शिक्षा विभाग जुट चुका है। 28 मई तक जिला और स्कूल का आवंटन होना है और गर्मी की छुट्टी के बाद नए हेडमास्टर जो होंगे वो योगदान देंगे। तो बीपीएससी से चयनित शिक्षकों का इंतजार अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। पोस्टिंग की तैयारी शिक्षा विभाग की तरफ से की जा रही है। बहुत जल्द स्कूलों में हेडमास्टर की पोस्टिंग हो जाएगी। तो यानी कि बहुत जल्द हेडमास्टर के पद जो हैं वो भरे जाएंगे। करीब 6,000 पद पर बहाली होने वाली है और इसी को लेकर इंतजार जो है वो की जा रही है लोगों के द्वारा। हेडमास्टर की पोस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा हुआ है और आपको बता दें कि गर्मी की छुट्टी के बाद 28 मई तक जिला और स्कूल का आवंटन भी हो सकता है। दिल्ली से बड़ी खबर, विदेश सचिव करेंगे प्रेस ब्रीफिंग। जी हां, शाम के 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है जिसमें विक्रम मिस्री विदेश सचिव जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। सांसदों के 4 ग्रुप को ब्रीफ करने वाले हैं। सांसदों के 4 ग्रुप को ब्रीफ करेंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। तो आज शाम 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको कि विदेशों का दौरा यहां पर जो टीम है वो की जा रही है। 9 ऐसी टीम बनाई गई है जो कि बाहर जाकर के बाकी देशों में किस तरीके से पाकिस्तान ने हमला किया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बाहर देशों में जाकर के जो प्रतिनिधि यहां के हैं वो बता रहे हैं। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जापान पहुंच चुका है। संजय झा ने अपने सदस्यों के साथ जापान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और देखिए, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब किया। साथ ही संजय झा ने यह बताया कि कैसे पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया गया। संजय झा ने यह कहा कि अब ये भारत की नीति है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई आतंकी हमला होता है तो भारत उसी अंदाज में उसको जवाब देगा। तो संजय झा की जो टीम है वो 5 देशों का दौरा कर रही है और वहां पर जाकर के पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है संजय झा की भी टीम। तो मलेशिया, जापान और ऐसे 5 देश हैं जहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत जो है, भारत की लड़ाई के बारे में बताएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के साथ साथ पूरा विश्व खड़ा है। और अब आपको बताते हैं कि जेडीयू सांसद संजय झा का प्रतिनिधिमंडल जो है वो जापान के बाद कब और कहां जाने वाला है।
तो देखिए 24 मई को दक्षिण कोरिया जाएगा और 27 मई को सिंगापुर जाएगा। इधर 28 मई को इंडोनेशिया भी जाने वाले हैं और 31 मई को इसके बाद मलेशिया का दौरा करेंगे और आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले हैं। तो ये तारीख है, 24 मई को दक्षिण कोरिया जाएंगे, 27 मई को सिंगापुर, 28 मई को इंडोनेशिया और 31 मई को मलेशिया का दौरा करेंगे और आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। Terrorist activity in the world has some or other link in Pakistan. So this time our Prime Minister has also said it's a new normal. It's enough is enough. You cannot talk anymore now. If anything happens to our citizens, we will hit back. बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने मदरसा सहित देश भर के स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने की मांग की है। जीवन कुमार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी सख्त जरूरत है ताकि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीयता की भावना जगाने में मदद मिले। भारत सरकार से मैंने कहा है, बिहार सरकार से अपने पत्र के माध्यम से, कि आप राष्ट्रगान को बिहार सरकार और भारत सरकार जो है मैंडेटरी कीजिए। ये मैंडेटरी करने के बाद देश में एक बड़ा संदेश जाएगा, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो सेकेंडरी स्कूल हो, माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक वो स्कूल हो, कहीं भी हो, तो हर जगह इसको मैंडेटरी करने की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पटना सिटी के सुल्तानगंज के बनवारी चौक से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस दौरान सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में विशाल तिरंगा लेकर भारत माता की जय और भारतीय सेना की जय का नारा बुलंद किया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि भारत किसी कीमत पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। 100 से ज्यादा जनाजा निकला, अर्थी निकला पाकिस्तान में, तो दुनिया ने देखा कि आतंकवादी को कैसा सजा दिया जा सकता है। और ये नए भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नई भारत है और ऑपरेशन सिंदूर के सफल आयोजन के लिए भारत की जिस तरह से हमारी मां बहनों का सिंदूर उजारने का काम किया गया था, ये सिंदूर नहीं चिनगारी है और ये चिनगारी पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है कार्रवाई करने का काम किया। बेगूसराय में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शहीद पवन कुमार पंडित के गांव डफरपुर पंचायत के छतौना पहुंचे। तेजस्वी ने शहीद के परिजनों से मिलकर हर संभव मदद का भरोसा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी तरफ से परिजनों को सहायता राशि दी गई। तेजस्वी ने बिहार सरकार से जल्द शहीद परिवार को 50 लाख का राशि देने की मांग की है। पार्टी द्वारा जो है आर्थिक मदद भी दी गई है, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि सरकार, बिहार सरकार ने जो घोषणा की है 50 लाख देने की, कम से कम ऐसे वक्त जो है जल्द से जल्द जो है उनको आर्थिक मदद जो है बिहार सरकार जल्द से जल्द करे। भागलपुर में शहीद जवान संतोष यादव के परिजनों से मिलने तेजस्वी यादव नवगछिया के इस्माइलपुर भिट्ठा गांव पहुंचे। तेजस्वी ने शहीद संतोष यादव की पत्नी और बच्चों से मुलाकात की और तेजस्वी ने कहा शहीद के परिवार को तत्काल 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। साथ ही शहीद के गांव आने वाली सड़क का नाम संतोष यादव के नाम पर की जाए। और संवेदना हम लोग प्रकट करते हैं और इस वक्त उनका शहादत जो है वो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। और इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ हम सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। और अविलंब सड़क को बनवाएं और सड़क का नामकरण जो है। पीके ने सारण में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर बड़ा हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कौन है मंगल पांडे, वो नहीं जानते। लोगों को याद रखना चाहिए कि जब कोरोना काल में लोग पैदल चलकर बिहार लौट रहे थे तो यही स्वास्थ्य मंत्री थे। कौन है? यही पर जनता मंगल पांडे जी। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? मंगल जानते हैं कौन? मंगल पांडे जी को नहीं जानते आप? स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते।
स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते हैं। ये जानते हैं कि ये आदमी स्वास्थ्य मंत्री था जब यहाँ पर कोविड के टाइम में यही व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री थे। एक आदमी और पूरा बिहार में लाखों लोग, बिहार के लोग पैदल चल के आए थे, तब यही एक आदमी ने घेर कर सवाल पूछा। आज का दिन मुंगेर के जमालपुर के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। 17 साल के बाद कोई रेल मंत्री जमालपुर आएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विशेष रेल से करीब 11 बजे जमालपुर पहुंचेंगे और लगभग 3 घंटे जमालपुर स्टेशन और जमालपुर रेल कारखाना में गुजारेंगे। देखिए, रेल मंत्री के आगमन को लेकर जमालपुर वासियों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है, तो रेल प्रशासन के द्वारा भी रेल मंत्री के स्वागत की तैयारी की जा रही है। जमालपुर स्टेशन पहले से ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भव्य बनाया जा रहा है। रेल मंत्री के आगमन पर न सिर्फ रेल कर्मी उत्साहित हैं, बल्कि जमालपुर वासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोगों को उम्मीद है कि रेल मंत्री के आगमन से लाइफलाइन मानी जाने वाली इस रेल इंजन कारखानों को भी संजीवनी मिल सकती है। देखिए, रेल मंत्री चूंकि जमालपुर में 17 वर्षों के बाद पधार रहे हैं और जमालपुर का जहां अस्तित्व का सवाल है वो जमालपुर कारखाने के ऊपर ही जमालपुर का अस्तित्व है। जमालपुर की पहचान ही जमालपुर रेल कारखाने से है। अगर कारखाना का विकास होता है, ये बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 10-15 वर्षों में पहली बार कोई रेल मंत्री जमालपुर आगमन हो रहा है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं और अगर कारखाने का विकास होता और होना ही चाहिए। बहुत उम्मीद लगाते हैं कि यहाँ पर कारखाने का फिर से विकास होगा। जैसे पूर्णतः पहले जमालपुर कारखाना चलते आ रहा था, उसका कुछ भी हिस्सा अगर यहाँ पर और पहले की जैसे बढ़ जाए तो निश्चित है जमालपुर शहर में काफी विकास का रास्ता खुलेगा। ये मंत्री जी का आगमन दिन में 11 बजे होगा और फिर वो वर्कशॉप जाएंगे। फिर वहाँ के कार्यक्रम में शामिल होने के पश्चात पुनः जो है 14:30 बजे यहाँ से उनका प्रस्थान करने का समय निर्धारित किया गया है। दरभंगा में नगर विकास मंत्री ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी के नौकरी और बेरोजगारी वाले बयान पर जीवेश मिश्रा भड़क गए। जीवेश मिश्रा ने कहा, तेजस्वी यादव ने मंत्री रहते कितने लोगों को नौकरी दी। वहीं मंत्री तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद पर भी तंज कसे। जीवेश मिश्रा ने कहा, राहुल गांधी का पूरा परिवार संविधान के खिलाफ काम करता है। के बाबूजी रोजगार दिए थे इस राज्य में, तेजस्वी यादव के बाबूजी रोजगार दिए थे इस राज्य में, तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए। और तेजस्वी यादव जी जो भ्रम फैला रहे हैं इस राज्य के अंदर, 5 विभाग के मंत्री थे, कितनी वैकेंसी दी है 5 विभाग में? 17 महीने इधर भी रहे और पीछे भी 20 महीने रहे 15 में। राहुल गांधी उस संविधान का कभी कभी हवाला देते हैं जिसको उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। दुख तो इस बात का है कि उस संविधान को पढ़े होते तो पॉकेट से संविधान नहीं निकालते। राहुल गांधी को मालूम होना चाहिए कि बाबा साहब ने जिस संविधान को लिखा था उसके पहले पन्ने पर राम दरबार का फोटो है। उनको उस भारतीय संस्कृति के आधार प्रभु श्री राम है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे पर सिवान में थे और गुरुवार को उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। ये गठबंधन का निर्णय है। मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कर्पूरी ठाकुर स्मारक स्थल पर अपने पिता के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कहा कि यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, उनके सिद्धांतों को लागू करना, ये मेरा कर्तव्य है। कुमार जी मुख्यमंत्री जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। ये गठबंधन का निर्णय है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने बड़ा बयान दिया है और यहां पर देखिए, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पीओके भारत के हवाले कर देना चाहिए। जल्द ये फैसला पाकिस्तान को करना होगा और उन्होंने कहा कि एक बार पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पीओके को कब्जे में लेने का अच्छा समय है। एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध अहिंसा होना चाहिए, तो पीओके को हमारे हवाले करना ही चाहिए। आतंकवादी एक्टिविटीज को बंद करना चाहिए। तो ये और जो ऐसे मुद्दे भारत सरकार ने लिए हैं, तो अगर पाकिस्तान को ये मंजूर होगा तो जल्दी पाकिस्तान निर्णय ले और पीओ को हमारे कब्जे में नहीं दे देते हैं। तो मेरी पार्टी की भी मांग ये है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध अहिंसा होना चाहिए। कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखाने की आवश्यकता। चुनाव की तैयारी में बाकी दलों की तरह कांग्रेस भी जुटी हुई है और इसी क्रम में पटना से
बिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की 3 दिवसीय बैठक बुलाई गई है पटना में, जिसमें जिला अध्यक्षों को चुनाव के टिप्स बताए जाएंगे। कांग्रेस के इस कदम को आरजेडी के नेता चुनाव के लिहाज से बेहतर बता रहे हैं, जबकि जेडीयू और बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। एनडीए के नेताओं का ये कहना है कि बैसाखी के सहारे चलने वाली कांग्रेस कुछ भी कर ले, इनका कुछ नहीं होने वाला है। सशक्तिकरण, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की बात की जाएगी। उनको आगामी राजनीतिक चुनौतियों की जो प्रभावी रूप से कैसे निपटना है, उनके ठोस कदम बताए जाएंगे। तो ये तो बेहतर कदम है और ये राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी इसी तरह के कार्य किए जाते रहे। राहुल गांधी जी लगातार बिहार आते हैं, लेकिन भाई तेजस्वी का नाम तक नहीं लेते और अब 3 दिवसीय जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाएं। इसका स्पष्ट संदेश है, हमारा नेतृत्व स्वीकार करिए, नहीं तो चले हम अलग। कांग्रेस तो स्वयं राजद की बैसाखी के सहारे किसी तरह अपनी नैया पार करने की कोशिश में है। ऐसे में यह पटना या किसी अन्य भाग में कोई सम्मेलन कर ले, न तो कार्यकर्ताओं में जोश जगा पाएगी और न ही खुद को आगामी चुनाव के लिए तैयार कर पाएगी। झारखंड वासियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये खबर है। झारखंड के निजी अस्पताल में अब आयुष्मान योजना का लाभ मरीजों को नहीं मिल पाएगा। जी हां, अगर 1 सप्ताह में सरकार ने योजना के बकाये का भुगतान नहीं किया तो इलाज की व्यवस्था बंद हो सकती है। बता दें, आयुष्मान योजना के तहत झारखंड के निजी अस्पताल में हुए इलाज का करीब 140 करोड़ रुपए बकाया है। रांची के आईएमए भवन में निजी अस्पताल प्रतिनिधि, आईएमए की झारखंड इकाई और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की झारखंड इकाई ने सरकार से जल्द भुगतान की गुहार लगाई है। 3 महीने से सबको पेमेंट होना बंद हो गया। इसमें त्रुटियां बहुत सारी हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो पूरे नहीं किए जा रहे, जिससे योजना पूरी तरह से ग्रसित हो रही है और अभी पेमेंट नहीं होने से अस्पताल बंद होने के कगार पे आ गए हैं। इससे पहले कि अस्पताल सारे बंद हो जाए, आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जनता तक भी और सरकार तक भी कि सीरियसली हमारे मुद्दे पे विचार करें और जल्द से जल्द हमको पेमेंट शुरू करवाएं और आयुष्मान से संबंधित जितनी भी त्रुटियां हैं उसको दूर करें। इस मामले पर इरफान अंसारी ने कहा कि आयुष्मान की सारी फाइल ईडी के पास है। जब मामला लंबित है तो हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं, अभी हाथ बंधा हुआ है। बोल रहे हैं 65-70 पेंशन, ये लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन बोलिए विभाग का मेरा एक अंग है, आई में जो है एक हमारा बॉडी है और डॉक्टर्स को ये लोग नेतृत्व करता है। ये लोग हमको डिसाइड नहीं करेगा। अब आयुष्मान को लेकर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ फंसा है, क्या कारण है, आई में कोई जानकारी नहीं है। आयुष्मान का फाइल जो है ईडी के पास, बात समझिए, उन लोगों को जानकारी दे दीजिएगा। कोई बात है तो मीडिया में ना दे, हमसे आगे बात करें। मैं डिसिप्लिन कोई तोड़ेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब मामला अगर कहीं लंबित है तो हम बियॉन्ड जाके पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे भी हाथ बंधे हैं। अगर आईएमए को लगता है कि नहीं मैं जिम्मेवार हूं तो बता दे, मैं उनको सेटिस्फाइड कर दूंगा। लेकिन जब आप देखेंगे छापामारी किया है, छापामारी चला, जमशेदपुर भी गए वो लोग, फाइल हमारे लेके चले गए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जहां पे जो फाइल में अगर क्लीन चिट होगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे। बेगूसराय में मकान के किराए का पैसा मांगना एक मकान मालिक को भारी पड़ गया, जब किराएदार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे मकान मालिक धर्मेंद्र कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सिंघौल थाना क्षेत्र की डुमरी का बताया जा रहा है। बता दें आपको, कुम्हार टोली निवासी कृष्ण कुमार 1 महीने पहले तक धर्मेंद्र कुमार के मकान में किराए पर रह रहे थे और लंबे समय से किराए नहीं देने के कारण उस पर 40,000 बकाया था। जब धर्मेंद्र कुमार ने कृष्ण कुमार को अपने मकान को खाली करने के लिए कहा और वो मकान मालिक मकान जो है वो खाली करके दरअसल चला गया, लेकिन धर्मेंद्र कुमार ने जब बकाए पैसे मांगे तो कृष्ण कुमार अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लाठी डंडे से धर्मेंद्र कुमार की पिटाई कर दी। तो फिलहाल अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वजह नहीं रही है। हमरा फोन कल के दोसर आदमी जे कपड़ा हमरा रूम में बेचे छे ने, उ सब फोन कल के जे हियां बेटा के मार देल, फसरी लगा के मार देल का बेटा। कौन मारल? कुम्हार। काहे लिए? रुपा बाकी रहे वह मांगेला। कौन सी के रूप पर? रूम किराया। बिहार के 23 जिलों में देखिए आंधी तूफान और ठनका गिरने के साथ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो पटना, भागलपुर, गया समेत 23 जिलों में आज इसका असर देखने को मिलेगा
और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। हालांकि अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है और मौसम विभाग ने एक साथ राज्य के 23 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यानी इन जिलों में आंधी तूफान और गरज के साथ जहां ठनका गिरने को लेकर चेतावनी जारी की गई है, वहीं मध्यम से लेकर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। खासकर दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी और उत्तरी बिहार सभी जगहों पर यह अलर्ट जारी किया गया है। और इस दौरान जो है दक्षिण और पश्चिम भाग में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है। बिहार में अगले 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बदलाव होने के आसार नहीं है। और कल की अगर बात करेंगे तो जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट आई थी और 39.3 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतास का डेहरी आंसून रहा जो सबसे गर्म रहा। वहीं बांका में सबसे कम 21.8 डिग्री तापमान रहा। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों तक कोई विशेष फर्क नहीं आने वाला है। और इसके अलावा सुपौल जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। गोपालगंज में लगातार आंधी चल रही है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 24 घंटे के भीतर 27 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई है और सबसे ज्यादा सुपौल में 26.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि गोपालगंज में सबसे तेज हवा चली है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। और सुबह से ही मौसम का जो मिजाज है बदला सा है। राजधानी की अगर बात करेंगे उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं और जिस प्रकार से अभी अलर्ट जारी किया गया है तो ऐसे में कहीं न कहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग का कंट्रोल रूम भी काम कर रहा है और लोगों से खासकर खतरनाक जो वज्रपात है, ठनका को लेकर भी लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।